मैट्रिक बोर्ड परीक्षा अब कुछ ही महीने बाकी है और इन कुछ महीनों में अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए हम लेके आए हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए यूरोप में राष्ट्रवाद का 34 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सीधे परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पे यूरोप में राष्ट्रवाद आपका एसएसटी सोशल साइंस के हिस्ट्री का पहला चैप्टर है, जिसमें हम आज 34 मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और यहां से आपके बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव सवाल देखने को मिलेंगे। निश्चित तौर पे इससे एक भी प्रश्न आपके बाहर नहीं जा सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर का। डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। आपको अगर इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें। निश्चित तौर पे आपको मजा आएगा और बोर्ड एग्जाम में फोड़ के आइएगा पिछले 2023 के एग्जाम की तरह। तो चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। पहला हमारा प्रश्न है, किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? किसी भी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब आपको देना है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रवाद। पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा राष्ट्रवाद। किसी भी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को राष्ट्रवाद कहते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न है ये प्रश्न है कि वह राज्य जहां की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसे क्या कहते हैं? तो राष्ट्र राज्य कहते हैं। जहां राजनीतिक सत्ता सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसे राष्ट्र राज्य कहते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है तीसरा नंबर प्रश्न। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तीसरा नंबर हमारा प्रश्न है, 4 चित्रों की श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई जिसमें उन्होंने अपने सपनों का संसार रचा? आप अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपका पहला चैप्टर में दिया है एक 4 चित्रों की श्रृंखला। वो जो कलाकार है, वो जो चित्र है वो किसने बनाई जिसमें अपने सपनों का संसार रचा? तो इसका नाम होगा फ्रेडरिक सोरियो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो 4 चित्रों का जो श्रृंखला वो किसने बनाया? फ्रेडरिक सोरियो ने। अगला है अर्नेस्ट रेनन। अर्नेस्ट रेनन कौन था? तो सही जवाब हो जाएगा फ्रांसीसी दार्शनिक। चौथे नंबर प्रश्न का हो जाएगा फ्रांसीसी दार्शनिक। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है 5वां नंबर, निम्न में से किसे मैटरनिख ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया? सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मेजनी। बोला गया है निम्न में से किसे मैटरनिख ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया? तो मेजनी को। अगला प्रश्न है निम्न में से किस देशों को मिलकर नेपोलियन को पराजित किया गया था? निम्न के में से किन किन देशों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया। इसको याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक, BRPA। ठीक है, BRPA याद आपको कोड रखना है। B से ब्रिटेन, R से रूस, P से परसा और A से ऑस्ट्रिया। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 6ठे नंबर का डी। 7वां नंबर हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब फ्रांसीसी क्रांति। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब फ्रांसीसी क्रांति। अगला हमारा प्रश्न है, एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया? 8वां नंबर, एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया? तो प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा प्रसा के राजा विलियम प्रथम को। ऑप्शन नंबर बी, प्रसा के राजा विलियम प्रथम को एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। अगला हमारा 9वां नंबर प्रश्न है, 19वीं सदी के मध्य इटली कितने राज्यों में विभक्त था? यानी कि जब 19वीं सदी का मध्य चल रहा था तो इटली जो है वो कितने राज्यों में विभक्त था? सही आंसर हो जाएगा 7 राज्यों में विभक्त था। ऑप्शन नंबर सी। अगला है 10वां नंबर, जर्मन वीरता का प्रतीक किसे माना जाता है? तो जर्मन वीरता का प्रतीक बलूत को माना जाता है। किसको माना जाता है? बलूत को माना जाता है। प्यारे बच्चों, आप इसका पीडीएफ, जी हाँ डियर स्टूडेंट, आप इसका पीडीएफ हमारे वेबसाइट जैक रैंकर्स से जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैक रैंकर्स में आपको पीडीएफ अपलोड करा दिया जाएगा। जैसे आप जैक रैंकर्स विजिट कीजिएगा, आपको क्लास 10 वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। क्लास 10 सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको एक पीडीएफ का कॉलम वहां पे देखने को मिल जाएगा। वहां पे आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। अगला है, कस्तुनतुनिया की संधि कब हुई? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कस्तुनतुनिया की संधि कब हुई? तो 1832 में, 1832 में कस्तुनतुनिया की संधि हुई थी, याद रखिएगा। अगला है, किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकट पर अंकित की गई थी? किसकी छवि सिक्कों पे और डाक टिकट पर अंकित की गई थी? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? मोरियान की। मोरियान जो थी, जो प्रतीक थी, उसी की जो छवि थी वो टिकटों और डाक टिकट और सिक्कों पर क्या की गई थी? अंकित की गई थी। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड और डैश के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। पूछा जा रहा है इंग्लैंड और किस देश के बीच
एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ? तो सही जवाब हो जाएगा इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। देखिए इसमें भी लैंड लगा हुआ है, इसमें भी लैंड लगा हुआ है, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड सही जवाब हो जाएगा। 14वां नंबर हमारा प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्सा के। डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे, इतना नहीं लिख के डायरेक्ट बोलेगा बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे, तो याद रखिएगा पर्सा के। 15वां नंबर सवाल है, राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? तो समान संस्कृति के द्वारा, समान इतिहास के द्वारा, भाषा और लोक परंपरा, उपरोक्त सभी। तो सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला है, बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? तो सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, फ्रांस देश में जो बुर्बो राजवंश का क्या था, शासन था। अगला प्रश्न है, यह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? नारीवाद कहते हैं। जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसे क्या कहते हैं? नारीवाद कहते थे। आइए 18वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला है मॉर्सिले, क्या बोला है? मॉर्सिले किस देश की राष्ट्रीय भक्ति गीत है? तो सही जवाब हो जाएगा फ्रांस की। फ्रांस के राष्ट्रीय भक्ति गीत क्या है? मॉर्सिले। अगला जो प्रश्न है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? बहुत बार पूछा गया है। तो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो रूसो को कहा जाता है। अगला है, और ये भी बहुत बार पूछा गया है, हर एक बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है कि यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो भूमिगत संगठनों की स्थापना किसने की थी? यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो भूमिगत संगठनों की स्थापना किसने की थी? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेजनी के द्वारा किया गया था। अगला है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि वियना की संधि कब हुई? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सही जवाब हो जाएगा 1815 में। वियना की संधि 1815 में हुआ है। और एक और क्वेश्चन हमने आपको बताया कस्तूरिया की संधि वो कब हुआ था? तो 1832 में हुआ था, याद रखिएगा। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? तो मैटरनिख ने कहा था कि जब भाई फ्रांस सीखता है ना तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। अगला प्रश्न है 24वां नंबर, काबूल को राजा विक्टर एमैनुएल द्वितीय ने किस पद पर नियुक्त किया था? यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काबूल को विक्टर एमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। किस पद पे? प्रधानमंत्री के पद पे। अगला है, 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का एक गंभीर स्रोत था। 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का एक गंभीर स्रोत था। सही जवाब हो जाएगा बाल्कन क्षेत्र। अगला प्रश्न है, कवियों और कलाकारों ने यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को बताया है? कवियों और कलाकारों ने यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा है? तो सही जवाब हो सकेगा यूनान को। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो प्रश्न आपके सामने नीचे आ रहा है 27वां नंबर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार पूछा गया कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? ये जो 27 नंबर पर प्रश्न है इस बार भी बोर्ड एग्जाम में आएगा, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो सही जवाब हो जाएगा 1871, 1871 में। 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिस प्रश्न को हम खास करके इंपॉर्टेंट बोलते हैं उस पर जरूर सनसनी निगाहें रखिएगा, उसको आप बार बार पढ़िएगा, क्योंकि वो जो प्रश्न हम बता रहे हैं, जो वीडियो में हम बताते जाते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ये इस बार पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है, तभी हम बोलते हैं, और बहुत बार पूछा गया है। बाकी सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम आपको बताते हैं। अगला प्रश्न है, इटली का एकीकरण कब हुआ? देखिए, जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ, लेकिन इटली का पूछा जाए तो याद रखिएगा 1861 में। यह भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इटली का एकीकरण कब हुआ? तो 1861 में। 1861 में इटली का एकीकरण हुआ, जबकि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1871 में, 1871 में। अगला है, जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की? जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की? यह भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नेपोलियन ने। नेपोलियन ने जर्मन राइन महासंघ की स्थापना की थी।
अगला प्रश्न है चार्टिस्ट, क्या है चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ था? तो सही जवाब हो जाएगा इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था। अगला 31वां नंबर प्रश्न और इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सही जवाब हो जाएगा रूसो। रूसो ने ही सामाजिक उपबंध नामक क्या लिखा था? पुस्तक लिखा था। अगला प्रश्न है 32वां नंबर, शुल्क संघ ज़ेल्वेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? यह भी प्रश्न प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुल्क संघ ज़ेल्वेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? तो परसा के पहल पे की गई थी। और अगला प्रश्न है, यह भी इंपॉर्टेंट ही है कि बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? बिस्मार्क जो है वो जर्मनी का चांसलर कब बना? तो सही जवाब हो जाएगा 1871 में। जब जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ, उसी वक्त बिस्मार्क को जर्मनी का क्या बनाया गया? चांसलर बनाया गया। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण 1871 में, जबकि इटली का एकीकरण 1861 में हुआ था। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, यह कथन किसका है? तो ज्यूसेppe मैथ्सनी या मेजनी भी रहेगा। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी भी देश के नागरिक हो, उसके बाद किसी भी राज्य के नागरिक हो सकते हैं, किसी गांव के नागरिक हो सकते हैं, या कुछ भी हो, लेकिन पहले तुम क्या हो? एक मनुष्य हो। यह किसने कहा था? तो मैथ्सनी ने कहा था। प्यारे बच्चों, ये था 34 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिससे बाहर आपके इस चैप्टर में एक भी प्रश्न नहीं जाएंगे, क्योंकि ये बोर्ड द्वारा बहुत बारीकी से क्वेश्चन जो है वो तैयार किया गया है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप निश्चित तौर पे ये प्रश्न करके आप अपने बोर्ड एग्जाम को देने जाएं तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। निश्चित तौर पे प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेंगे। प्यारे बच्चों, ये था हमारा चैप्टर 1 हिस्ट्री का। अगले वीडियो में हम चैप्टर 2 को करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले वीडियो प्राप्त करने के लिए। साथ ही साथ प्यारे बच्चों, इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हम जल्दी शॉर्ट्स में एक वीडियो डाल देंगे। शॉर्ट्स या फिर एक वीडियो सेक्शन में आपको एक वीडियो जल्दी देखने को मिलेगी कि किस तरह से आप पीडीएफ और नोट्स को जैक रैंकर्स वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे क्लास 10th के लिए, और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे। प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ हमें अगले वीडियो का मोटिवेशन देने के लिए, अगले वीडियो लाने के लिए जल्द से जल्द इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लीजिए। और चाहते हैं अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9835146164 पर मैसेज भेज सकते हैं। आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।